क्या है क्या You are now unmuted. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक के साथ। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बैंकिंग के प्री में आपको ये बैंकिंग के प्री एग्जाम में आपको ये 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, मैं अपना वीडियो स्टॉप कर लेता हूँ, थोड़ा सा नेट का इशू ना, जिससे कि थोड़ा सा लिखने में इजी रहे। ठीक है, ओके, ठीक है। 3 to 5 मार्क्स का रहता है ये आपके बैंकिंग के एग्जाम में। ये टॉपिक एट जब आप पढ़ते हो स्टार्टिंग में, ध्यान से सुनना बेटा, सब लोग म्यूट कर लो, सुनते चलो बस। ये टॉपिक स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फ्रॉम माय साइड, मतलब इसमें कम से कम हमें 5 to 6 लेक्चर्स लगते हैं। आपको पहले दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस लगे, लेकिन जैसे ही आप 5th to 6th लेक्चर में पहुंचोगे, चीजें आपके लिए पानी की तरह साफ होंगी। तो मेरा कहने का सिर्फ ये बात इतना लॉजिक है कि अपने पेशेंस को बनाए रखना, क्योंकि ये टॉपिक्स एट टाइम्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इजी है। स्कोरिंग है, स्कोरिंग से कहने का मतलब ये है कि आप बहुत तेजी से इसमें स्कोर कर सकते हो, मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप 5 मार्क्स ला सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये बैंकिंग के प्री में 3 to 5 मार्क्स का आपका वेटेज रखता है। ठीक है, और एसएससी के लिए ये आपका प्री में 2 मार्क्स तक का आता है। 2 मार्क्स से कहने का मेरा मतलब ये है 2 क्वेश्चन। ठीक है, चल सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जो रीजनिंग है उसे हम 3 टाइप से ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। जो सब्जेक्ट है हमारा, इसे हम 3 टाइप से ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका वर्बल, एक होता है आपका नॉन वर्बल, और एक होता है आपका लॉजिकल। क्या होता है बेटा आपका? लॉजिकल। ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। ठीक है, अब वर्बल में क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, वो मैं आपको एक ऊपर से हिंट देता हूं कि इसमें हम लोग कवर करेंगे आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। ठीक है, और ऐसे आपके टॉपिक्स हो जाएंगे इसमें बैंकिंग वालों के लिए मशीन इनपुट आउटपुट, आपका कैलेंडर हो जाएगा एसएससी वालों के लिए। बेसिकली ये मैं एक आपको जनरल व्यू बता रहा हूँ कि वर्बल में क्या टॉपिक्स होते हैं। वर्बल का मतलब आप समझो, वर्बल का मतलब ये है कि जहां पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पढ़ने की जरूरत पड़े। क्या पढ़े? पढ़ने की। वर्बल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पढ़ने की जरूरत पड़े। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब क्या है? जहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन चीजों को देखकर ऑब्जर्व कर कर विजुअलाइज करने की जरूरत पड़े। जैसे कि आपका होता है डाइज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग,
मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, ठीक है। और भी ये सिर्फ एक जनरल व्यू है, और भी चैप्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे नंबर सीरीज भी हम पढ़ेंगे, और भी टॉपिक्स हैं आपके। अब जो दूसरा तीसरा है आपका टाइप, वो है लॉजिकल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, हमारा जो सारा फोकस होगा वो वर्बल से हटकर, नॉन वर्बल से हटकर सीधे लॉजिकल पे जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, इस टॉपिक में सुनना है चीजों को ज्यादा, ठीक है। लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, कोई आंसर करेगा? लॉजिकल का मतलब क्या है? एनीवन? लॉजिकल का मतलब क्या, कोई बताएगा इस चीज को यहाँ पे? So based on some logic. लॉजिक का मतलब ये है दो तरीके से, या तो आपको लॉजिक मतलब आपको किसी चीज को आंसर करने से पहले पेन पेपर की जरूरत कम पड़े और आपको अपने ब्रेन को दौड़ाने की जरूरत पड़े, मतलब जहां पर पेन का काम, कॉपी का काम कम हो जाएगा, पेन का काम, कॉपी का काम कम हो जाएगा, वहां पर आपका लॉजिक का काम शुरू हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अभी जैसे गर्व बोले विच मेक सेंस, तो यहां पर गर्व, बोलिए अनुष्का। So basically लॉजिकल वाले में कैलकुलेशंस कम रहेंगी ना। वही चीज है, कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ अनुष्का? यू नीड पेन एंड पेपर टू सॉल्व दिस, बट मैं वही चीज बोल रहा हूँ लॉजिकल पोर्शन में, मतलब जहां पर आपका पेन और पेपर का काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट रिड्यूसेस बाय 90% एंड योर ब्रेन हैज टू वर्क अप टू 100%। ओके, अब जैसे गर्भ ने यहाँ पर बोला विच मेक सेंस, यहाँ पर अब अबीर बोला प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं अबीर, बिकॉज आपने ऐसा वर्ड बोला प्रैक्टिकल, ये कंप्लीटली आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है, ठीक है। क्या होता है कि यहां पर लॉजिकल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग और एक होता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव के अंदर पहले तो टॉपिक बताता हूं क्या पढ़ने वाले हैं। डिडक्टिव के अंदर पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म। इंडक्टिव के अंदर हम पढ़ेंगे वो टॉपिक्स जैसे कि स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें और टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स देखे जाएंगे इंडक्टिव में, और कोई ये जो एकमात्र टॉपिक है सिलोजिज्म, ये देखेंगे डिडक्टिव में। बैंकिंग वालों के लिए ये जो इंडक्टिव का पोर्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, प्री के लिए ये नहीं है। डिडक्टिव का पोर्शन आपका मेंस और प्री दोनों के लिए ही बराबर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एसएससी वालों के लिए, तो वो उनको तो पता ही है कि सिर्फ प्री में रीजनिंग आती है, मेंस में रीजनिंग नहीं आती, ठीक है। तो आपको डिडक्टिव पढ़ना है प्री के लिए, और कभी कभी आपके में क्वेश्चन बहुत मतलब मुश्किल से, अगर 20 शिफ्ट है तो एक आधा शिफ्ट में वो स्टेटमेंट, अजम्पशन और स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है, बट बहुत रेयर केस में, ठीक है। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव का मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो, ठीक है। डिडक्टिव के टॉपिक के अंदर मैं भी इसका मीनिंग बताऊंगा। डिडक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको कुछ प्री डिफाइंड पॉइंट्स बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे? प्री डिफाइंड पॉइंट्स, मतलब जिनको हम पहले से डिफाइन करेंगे, और उनके बेसिस पर हम स्टेटमेंट्स को जज करेंगे। यहां पर लॉजिकल में सारी बात होगी स्टेटमेंट के बेसिस पर, एक कथन, एक स्टेटमेंट के बेसिस पर सारी तरह की बात होगी। लेकिन अगर वो बात डिडक्टिव के रिगार्डिंग होगी तो वहां पर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होंगे, वहां पर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होंगे जो पहले हम पढ़ेंगे और उनके बेसिस पर आंसर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंडक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कोई भी प्री डिफाइंड रूल नहीं होंगे। यहां पर सॉरी सर, हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, ठीक है अनामिका, जस्ट गिव मी अ सेकंड। You are now muted.
You are now unmuted. हेलो, आप देख पा रहे हो आप लोग? जो मैं लिख रहा हूँ वो साफ साफ दिख रहा है ना आपको? ये लाइंस जो हैं वो दिख रही है ना? हाँ जी सर। ओके। बच्चा वो नेट का भी फ्लक्चुएट हो सकता है कि नेट आ रहा हो जा रहा हो, क्योंकि नेटवर्क इशू है काफी। अभी दिख रहा है? ठीक है, मैं एक बार टेक्निकल टीम से और बात कर लेता हूँ, अगर कोई इशू होगा तो रिजॉल्व हो जाएगा। अगली क्लास में आपको ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। टेंशन मतलब किसी चीज की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है आपका। एक तो इंडक्टिव है आपके पास बेटा, है, एक आपके पास डिडक्टिव है। ठीक है, दोनों ही केसेस में लॉजिकल में आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और उन स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको अलग अलग तरीके से जजमेंट करना है। ठीक है, जब इंडक्टिव की बात होगी, जैसे कि अभी हम इंडक्टिव में पढ़ेंगे सिलोजिज्म, इसके अंदर बेटा हम कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होंगे जिसको पहले पढ़ेंगे, और इन प्री डिफाइंड रूल के बेसिस पर, इन प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस पर हम उस स्टेटमेंट के बेसिस पर या जो प्री डिफाइंड रूल्स है उसको स्टडी करेंगे। फिर जो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे उसमें से क्या कंक्लूजन है जो फॉलो करेगा नहीं करेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब इंडक्टिव है क्या, इंडक्टिव है क्या, डिडक्टिव है क्या, इसको जानने के लिए एक एग्जांपल समझो। ठीक है, शायद मैंने अभी अपोजिट बोल दिया, नॉट इंडक्टिव। डिडक्टिव के अंदर प्री डिफाइंड रूल्स होंगे जिन रूल्स को स्टडी करने के बाद हम स्टेटमेंट को जज करेंगे। ठीक है, डिडक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा नेट की इशू की वजह से थोड़ा माइंड में भी इशू हो गया, बट नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि ये सब जो चीजें हैं ये डिडक्टिव के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब इंडक्टिव डिडक्टिव होता क्या है इसको समझना, मैं आपको एक सिनारियो बताऊंगा, एक नहीं मैं आपको दो सिनारियो समझाऊंगा। ठीक है, और उन दो सिनारियो को समझने के बाद मुझे ये बताना कि इंडक्टिव और डिडक्टिव में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। जैसे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सचिन तेंदुलकर के फैन हैं या सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं? ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1984। क्या लिख रहा हूं मैं? 1984। अभी आपको सिर्फ समझना है, मैं बोल रहा हूं 1984। सचिन तेंदुलकर ने शायद अपना करियर स्टार्ट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, डेब्यू था उनका। ठीक है, जो भी था, अगर मैं 1984 में चला जाऊं, अगर अभी फिलहाल मैं 2021 में हूं, अभी 2021 में ना होकर अगर मैं 1984 में चला जाऊं और सचिन की कुछ मतलब सचिन को 6 महीने
खेलता हुआ देखने के बाद अगर मैं ये बात बोलता हूं, सचिन को, मैं 1984 में चला गया हूं अभी, और सचिन को 6 महीने खेलते हुए देखने के बाद अगर मैं ये बात बोलूं, क्या बात बोलूं, अगर मैं ये बात बोलूं कि सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, तो अब आप मुझे ये बताओ, ये बात सही है, गलत है, या सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है? सचिन ने 1984 में डेब्यू किया, मैंने उसको 6 महीना खेलते हुए देखने के बाद एक स्टेटमेंट दिया, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, तो क्या ये बात सही है या गलत है? और सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। ओके, संजीत, आप सही भी और गलत भी, संजीत आप जैसे बोल रहे हो करेक्ट, मे बी, संजीत जैसे आप बोल रहे हो कि सही है, तो ऐसे मैं आपको बहुत सारे प्लेयर्स के नाम गिना दूंगा जिन्होंने अपने पहले मैच में सेंचुरी मारी, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा करुण नायर का, इन्होंने अपने, हाँ, उन्होंने 300 रन मारे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद आज वो हमारी टेस्ट टीम में भी नहीं है, ठीक है। अगर इसी बात को मैं बोलता हूं सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर 1984 में जाकर, तो क्या है, मैं यहां पर रॉन्ग भी हो सकता हूं, राइट भी हो सकता हूं, क्योंकि सचिन हैजंट प्रूव्ड हिमसेल्फ, कुछ ही इनिंग से वो अपने आप को इस स्टेटमेंट के काबिल नहीं बनाता है, ठीक है। अब हुआ क्या यहां पर, आपने किया क्या, आपने सचिन की कुछ इनिंग्स देखने के बाद एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया कि सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। तो जब आप किसी पर्टिकुलर चीजों को देखते हो, जब आप किसी पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते हो और उसके बेसिस पर एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देते हो, जनरलाइज मतलब जैसे कि अभी हमने बोला था, जब आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट देते हो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पर, तो उस केस में आप सही भी हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो। जैसे पर्टिकुलर का एग्जांपल पिछले वाले एग्जांपल से क्या है कि सचिन की कुछ पारियां, कुछ मैचेस, उसके पर्टिकुलर मैचेस थे, और उससे आपने एक जनरलाइज्ड बात बोल दी कि सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, तो इस केस में आप गलत भी हो सकते हो और सही भी हो सकते हो। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? अब ये जो आपने बोला ना, ये सही भी हो सकते हो गलत भी हो सकते हो, यही आपका कहलाता है इंडक्टिव रीजनिंग, इसी को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जहां पर हम एक स्टेटमेंट के बेसिस पर, एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने अजम्पशन, अपने कोर्स ऑफ एक्शन, अपने कंक्लूजन्स देते हैं, जहां पर हम सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ये कहलाता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग। मतलब जब आप पर्टिकुलर से किसी पर्टिकुलर चीज के बेसिस पर अगर कोई जनरलाइज चीज बोलते हो, तो वहां पर आप सही भी हो सकते हो और गलत भी हो सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आज क्या चल रहा है, आज क्या चल रहा है? नो गरिमा, सिलोजिज्म इज नॉट अंडर इंडक्टिव रीजनिंग, रुक जाओ, इट इज अंडर डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ, पढ़ाने दो पहले मुझे, उसके सब बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट कम्स व्हाट, नेक्स्ट कम्स डिडक्टिव रीजनिंग। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ सिनारियो को बदलेंगे बेटा। आज क्या है, 2020, 2021 सॉरी। अगर आज के टाइम में मैं ये बात बोलता हूं कि सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, तो क्या मैं सही हूं या गलत हूं? अब इस बात को बोलने का लॉजिक क्या है, सचिन ने प्रूव किया है, सचिन ने 100 सेंचुरीज लगाई हैं, सचिन के स्टैट्स में 35,000 रन हैं। तो जब कोई इंसान ने अपने आप को प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर बोलने में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आपने क्या किया, एक जनरलाइज चीज थी, सचिन ने अपने आप को प्रूव किया, मतलब वो एक जनरलाइज चीज हो गई, और उसके बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर आप देते हो,
तो आप सही होते हो। मतलब डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? फ्रॉम जनरलाइज टू पर्टिकुलर। यहां पर जनरलाइज चीज कैसी होती है बेटा? जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, जो हैंस प्रूव्ड है, जो किताबों में लिखी जा चुकी है, उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड। और उसके बेसिस पर फिर हम पर्टिकुलर चीजों को जब पॉइंट आउट करते हैं तो वो चीजें हमारी सही होती हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग समझ में आया क्या होता है? फ्रॉम जनरलाइज टू पर्टिकुलर। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे कि इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और भी चीजें ना और पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अब थोड़ा सा मैं आपको 1984 से थोड़ा सा और पहले ले जाऊंगा, 1600 एडी में। आपको पता 1600 एडी में क्या हुआ था? न्यूटन ने एक किताब लिखी थी न्यूटोनियन करके, जहां पर उन्होंने अपने सारे नियम या सारे लॉज दिए थे। ठीक है, अगर 1600 एडी से पहले, अगर मैं देख रहा 1600 एडी से पहले मैं एक पेड़ के नीचे लेटा होता और ये बोलता कि सेब मेरे सर पे गिरा, अच्छा लगता है इस संसार की सारी चीजें धरती की ओर आकर्षित होती हैं। अगर 1600 एडी से पहले ये बात बोलता तो मैं सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था। राइट। मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, एक फल आकर मेरे सर पे गिरा, तो मैं क्या ये बात बोलता उस टाइम पर, अच्छा लगता है संसार की सारी चीजें धरती के केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं, ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर वहां पर मैं ऑल लगाता, राइट मे बी वाला सिचुएशन होता, तो उसमें क्या होता, मैं सही भी हो सकता था, गलत भी। लेकिन अगर 1600 एडी के बाद जब न्यूटन ने अपने सारे लॉज दे दिए, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें पास कर दिया गया, बुक्स में छप गए, आपने पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए, वो एक फैक्ट हो गया। अगर मैं बोलूं कि आज मैंने एक बॉल को हवा में फेंका और वो नीचे आकर गिरी, तो सारी चीजें, तो सारे, अब वो चीज एक क्या है, वो एक लॉ बन चुका, एक फैक्ट हो चुका। अब उसके बेसिस पर मैं कुछ भी बोलूं कि व्हेन आई थ्रो अ बॉल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एट टॉप इट कम्स डाउन टू द अर्थ, तो अब जो भी चीज बोलूंगा उसके बेसिस पर सब सही होगा। तो यही होता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग वर्क करता है फ्रॉम फैक्ट और जनरलाइज थिंग टू पर्टिकुलर थिंग्स, whereas इंडक्टिव वर्क्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरलाइज। इन केस इंडक्टिव के जो केस में क्या होता है, इंडक्टिव के केस में आप गलत भी हो सकते हो, आप सही भी हो सकते हो, लेकिन डिडक्टिव के केस में आप सही होते हो अगर आप कोई भी चीज उस फैक्ट के बारे में या उस फैक्ट के रिलेटेड बोलते हो। क्या इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का फर्क समझ में आया? ठीक, चलो। अब आपको मैंने इस तरीके से समझाया है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कल को अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे बता भी दोगे इसका एग्जाम्पल। आई एम 100% श्योर आपको इस लेवल से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स ही ऐसे लिए कि आप कहीं ना कहीं उनसे, मतलब कहीं ना कहीं आप उनके बारे में जानते थे, तो आपको कोई उसको पढ़ना या ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फिट हो गए आपके दिमाग में। ठीक है, अब सिलोजिज्म स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से धैर्य के साथ चीजों को सुनना। सिलोजिज्म के अंदर आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे, उन स्टेटमेंट्स के कुछ प्री डिफाइंड रूल्स जो हम पहले पढ़ेंगे, उन प्री डिफाइंड रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, और उन कंक्लूजन्स को ट्रू या फॉल्स बोलने का आपको जजमेंट करना है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक स्ट्रक्चर है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आज इन एग्जाम, इस तरीके का आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे 3-4, उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स होंगे, आपको इसके बेसिस पे बताना ये सही है या ये गलत है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है बेटा, चलो आप लोग, हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम वेन डायग्राम की हेल्प से। आप लोग वेन डायग्राम के बारे में जानते हो? आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसके बारे में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि, हाँ, बाय ड्राइंग सर्कल्स यू रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, जैसे कि आपके सामने 3 वर्ड्स लिखता हूं मैं, इंडिया,
बैंगलोर और सिडनी। सिडनी कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इन 3 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करो यूजिंग वेन डायग्राम, तो आप कैसे करोगे? आप एक सर्कल बनाओगे, आप एक सर्कल बनाओगे यहां पर इंडिया का। उसके बाद इंडिया का सर्कल बनाने के बाद आपको पता है कि इंडिया के अंदर क्या आता है? बैंगलोर आता है। बैंगलोर यहां पर रिप्रेजेंट करोगे, और आपको पता है कि सिडनी अलग ही है, तो सिडनी को आप अलग बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये है होगा आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? ये आपका सिडनी हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका बेंगलोर हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया बेटा? चल, अब आपको इसमें जो स्टेटमेंट्स दिखाई देंगे उन वो होंगे आपके 4 बेसिक टाइप के स्टेटमेंट्स। पहले तो बेटा बेसिक पढ़ेंगे, फिर आपको आज के टाइम में जो बैंकिंग में एडवांस वाले क्वेश्चंस आने लगे उनको कैसे करेंगे, लेकिन उनके लिए आपको बेसिक अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना होगा, उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि जो बेसिक हैं आपके, वो देखो पहले। बेसिक आपके 4 टाइप के स्टेटमेंट्स आपको दिखाई देंगे। एक होगा आपका ऑल, एक होगा आपका नो, एक होगा आपका सम प्लस नॉट, या आप बोल सकते हो सम नॉट, और एक होगा आपका सम। अच्छा, जैसे कि आपके पास अगर ये समझो, एक आपके पास रखा है भरा हुआ ग्लास पानी का ऊपर तक, मतलब पूरा भरा हुआ है, और एक रखा है खाली ग्लास, मतलब उसमें एक ड्रॉपलेट पानी नहीं है। तो जो ग्लास पूरा भरा हुआ है उसे आप क्या बोलोगे? 100% फिल्ड। 100% फिल्ड, करेक्ट? हाँ या ना? तो जो 100% फिल्ड है पानी, वो कैटेगरी में जाएगा किसमें? ऑल की कैटेगरी में। मतलब पानी पूरा भरा हुआ है, विल गो इन दिस कैटेगरी, ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट। अगर पानी पूरा खाली है, मतलब ग्लास में एक बूंद पानी नहीं है, मतलब 0% है, तो वो इस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अब ऑल प्लस नो, ये टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं बेटा, इनको भी हम एक अलग ही कैटेगरी में डालते हैं, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ बेटा? या तो मैं कवर करूंगा तो सब कवर करूंगा, मतलब वही वाली बात हो गई ना, अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो पेपर निकाल के ही रहूंगा, और अगर पेपर निकलेगा नहीं तो तैयारी नहीं करूंगा। मतलब या तो हाँ तो सक्सेस, या तो ना तो ट्राई भी नहीं करूंगा। क्या समझ में आया? यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं आपके? ठीक है, जैसे कि आप यहां पर जितने भी लोग हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, मुझे पता है आप सब लोग कैसे वाले हो। कैसे वाले हो आप सब लोग? बताओ, डिफाइन योरसेल्फ। डिफाइन योरसेल्फ, इन विच कैटेगरी यू ऑल लाई, कम ऑन। इट विल शो कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर। वेरी गुड गरिमा, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड आकांक्षा विधि। ठीक है, और फॉर योर एफर्ट्स आई विल गिव माई 100% कि आप मेरी तरफ से सब कुछ सीख के जाओ, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे जैसे आपका हम लोग सिलेबस आगे बढ़ाते चलेंगे, जैसे आगे बढ़ाते चलेंगे, उसी तरीके से अप्रोच की बात भी करना शुरू करेंगे। जैसे आपका 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट होगा, आई विल आस्क यू टू गिव मॉक टेस्ट। ठीक है, और फिर मॉक के स्कोर्स को डिस्कस करेंगे, क्या अटेम्प्ट नहीं हो रहा, क्यों स्पीड नहीं बन रही, सारी चीजें एक धीरे धीरे फ्लो के संग बातचीत करना उसके ऊपर शुरू करेंगे। ठीक है, अब एक सिनारियो आपके सामने ये है जहां पर पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग जाएंगे, कुछ बोलेंगे ग्लास आधा खाली है, कुछ लोग जाएंगे, कुछ बोलेंगे ग्लास आधा भरा हुआ है।
क्या ये बात समझ में आई? इस ग्लास के पानी को जो आधा भरा हुआ है, दो तरीके का नजरिया हो सकता है आपका, या दो अलग लोगों का अलग अलग नजरिया हो सकता है। एक व्यक्ति बोलेगा, एक पर्सन बोलेगा कि ये ग्लास आधा भरा है, एक पर्सन बोलेगा ये ग्लास आधा खाली है। तो इस तरह के ये दोनों स्टेटमेंट लाई करते हैं आपके पार्शियल स्टेटमेंट्स। मतलब ये बात तो करते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, ये सारे कंफ्यूज स्टेटमेंट्स हैं। पार्शियल मतलब PARTIAL, अगर आप लिख रहे हो, थोड़ा सा स्पेलिंग तो ठीक लिखी है मैंने, स्पेलिंग मुझे आती है, बट थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसकी वजह से इशू हो रहा है लिखने में। ठीक है, तो ये पार्शियल स्टेटमेंट है और ये आपके यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है। अब इनको और क्लासिफाई कर दोगे तो ये होता है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव। कौन सा स्टेटमेंट होता है बेटा? ये आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव। ये वाला कौन सा होता है? ये होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, सम प्लस सम क्या होता है आपका? सम होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव, और सम प्लस नॉट होता है, ये होता है आपका पार्शियल नेगेटिव। बेटा मैं प्लीज आप लोगों से एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पता है, आपको ये बात पता है कि आपके पास एक नहीं हजारों सोर्स हैं तैयारी करने के, आपको पता है, सब पता है, ठीक है आपको चीजें, लेकिन आप कोई भी टॉपिक कहीं से पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को कहीं और से मत पढ़ना, आप लोगों से मेरी विनती है। अब आप करोगे क्या? ये टॉपिक को बहुत तरीके से मिस इंटरप्रेट करा गया है, ठीक है। आप अलग अलग वेबसाइट पे जाओगे, आप अलग अलग बुक्स देखोगे, उसमें आंसर की भी गलत दी हुई है। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है कि हर कोई अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से बैंक के प्रीवियस ईयर के आंसर कीज आती हैं, ठीक है। मैं, क्योंकि ना तो मैं बैंक की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बड़ा हूं, ना मैं किसी और से बड़ा हूं, लेकिन मैं उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं जिस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर हम देने वाले हैं। और इस बात की गारंटी है मेरे पढ़ाने के बाद कोई लॉजिक बैंक के पेपर्स के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप, सिर्फ मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं लॉजिकल की, क्योंकि इस टॉपिक को सबसे ज्यादा गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करा जाता है, ठीक है। तो प्लीज मैं आपको जो वर्कशीट दूं, मैं आपको सिर्फ बोलूंगा कि अगर आपको वर्कशीट के अलावा कहीं और से प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, ठीक है बेटा। बाकी आप कोई भी और एसएससी हो अंशिका, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो बैंक हो, प्रीवियस ईयर कोई फॉलो करना इस टॉपिक के लिए। बाकी आप इसके बाद पूरा 95% सिलेबस बचा है, कहीं से भी पढ़ना, कहीं से भी क्वेश्चन लाना, मैं कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ाने वाले तो हजारों हैं लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप 6 क्लासेस के बाद गारंटी से एक एक सवाल बनाने लगोगे, ठीक है। तो ये चारों बेसिक स्टेटमेंट आपके सामने है, ऑल, नो, सम प्लस नॉट और सम, ठीक है। चलो अब बात करेंगे एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, जैसे आपके सामने यहां पे लिखा हुआ बेटा सम, सम नॉट, ऑल, नो। इसके बारे में चर्चा अभी करेंगे नहीं हम लोग, इसके बारे में होगी चर्चा जब इन पर चर्चा हो जाएगी और आप कंफर्टेबल हो जाओगे इनके साथ, ठीक है। सबसे पहला टाइप है हमारा क्या? ऑल। ऑल कौन सी कैटेगरी में लाई करता है? आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको मैं लेक्चर के टाइम पर बोलते जाऊंगा बेटा, और आप लोग अपने हिसाब से उन पॉइंट्स को लिखते चले जाना, क्योंकि हर चीज जो मेरे वर्बली जो मैं बोल रहा हूं कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट करते हुए चलना साथ साथ, ठीक है। बाकी आपको पीपीटी वगैरह यहां से मिलेगी, ठीक है। अब स्टेटमेंट कैसा होता है वो देखो। स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट लिखा है ऑल ए इज बी, ये आपका क्या है? स्टेटमेंट है। कंक्लूजन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, उसके ऊपर बात करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या करना है हमें, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, हम लोग सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, इसलिए वन बाय वन जितने भी कंक्लूजन आपके दिमाग में आए आप मुझे बोलना, म्यूट करके अपने आप को, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है, और जितने जितने कंक्लूजन मेरे दिमाग में आए वो मैंने सारे के सारे आपके सामने लिख दिए। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई भी आए तो उसे रोकना मत, उसे आने देना। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पर हम इस टॉपिक को समझेंगे वेन डायग्राम के बेसिस पर। तो ऑल ए इज बी, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा जैसे आप लोग समझ चुके होंगे पहले, लेकिन तब भी मैं आपके सामने से बनाता हूं। ऐसे बनेगा बेटा ये, अनुष्का रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, अभी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, वरना क्या होगा अगर आप तेज भागने की कोशिश करोगे ना लॉजिकल में, तो फिर कहीं पर अगर आगे गड़बड़ हो गई तो टकरा कर आपको फिर वापस से आना पड़ेगा, तो क्योंकि आप सोचोगे कि मैं जो समझ रही थी वो चीज नहीं हो पाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ना स्पीड ब्रेकर ज्यादा है, तो गाड़ी आराम से चलाएंगे हम लोग। ठीक है, टाइम लेके करेंगे क्योंकि मुझे पता है टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से करते हो तो। ऑल ए इज बी, ठीक है, सभी ए बी हैं, तो यहां पर ये वेन डायग्राम बना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या किसी और के दिमाग में किसी और तरह का वेन डायग्राम आ रहा है इसको लेकर? ठीक है, किसी यहाँ पर बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं 42 स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोगों को इसी वाले स्टेटमेंट के रिगार्डिंग किसी और तरह का वेन डायग्राम दिमाग में आ रहा है? सर बोलिए अंशिका। सर ये ऑल ए इज बी है तो सर बी की जगह मेरे अकॉर्डिंग बी की जगह ए आना चाहिए और ए की जगह बी। क्यों? तो फिर तो वो ऑल बी इज ए हो जाएगा, ये बोल रहे हो ना? यस सर। तो फिर तो वो ऑल बी इज ए हो जाएगा, सभी बी हो गए उस केस में, तो आपने तो स्टेटमेंट ही बदल दिया। ओके अंशिका, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चल कोई और जिसके दिमाग में कुछ आ रहा हो, क्योंकि आपके दिमाग से आएगा, मैं बताऊंगा आप सही हो गलत, और जब गलत हो तो क्लियर करते चले जाओ उसे वहीं से। अब देखो यहां पर ध्यान से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है, तो अब एक चीज को ध्यान से सुनना मेरी। पॉइंट नंबर 1, किसी भी कंक्लूजन को जज करने के लिए, किसी भी कंक्लूजन को जज करने के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं जिसके बेसिस पर आप जज करते हो, पहला एक स्टेटमेंट, दूसरा ये वेन डायग्राम। क्लियर? ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर ये लिखा है सम ए इज बी, अच्छा आप लोगों को क्या लग रहा है ये सही है या गलत है? सही है सर। ओके संजीत, सही लग रहा है। अब सही लग रहा है, क्या कह रहे हो अनामिका? ओ माय गॉड राजू, हाँ अनामिका आप बोलो। आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। ठीक है, दरअक्षण कह रहे हैं रॉन्ग है, सही लग रहा है। हाँ, और राजू राघव कह रहे हैं स्टेटमेंट सही है, क्या भी कह रहे हैं गलत है। राजू राघव, स्टेटमेंट हमेशा अपने आप में सही होता है, आप स्टेटमेंट को कभी जज नहीं करते बेटा, आप कंक्लूजन को जज करते हो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, एक चीज बताओ, अगर मैं बोलता हूं, आप एक चीज देखो, रुक जाओ सुन लो बात, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि सारा का सारा आपका जो इंडिया है वो एशिया का पार्ट है, तो ऐसी बनेगा, सारा का सारा इंडिया आपका एशिया का पार्ट है, अगर मैं ऐसे बोलूं, ठीक है, मैंने ये बोला आपको, आपको पता है ये चीज कि सारा का सारा इंडिया आपका एशिया का पार्ट है, करेक्ट? तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि बेंगलोर या तो चेन्नई या तो दिल्ली एशिया का पार्ट है, तो क्या मैं गलत हूंगा या सही हूंगा? समझ में आया दरअक्षण? अगर सारा का सारा ए बी के अंदर लाई कर रहा है, तो कुछ ए तो बी के अंदर है ही ना पहले से ही, जब सारा का सारा ए बी के अंदर लाई कर रहा है तो कुछ ए तो बी होगा ही होगा। दरअक्षण
समझ में आया? तो ये वाला कंक्लूजन आपका सही है। दूसरा, सम बी इज ए, बताओ सेकंड वाला सही है या गलत है? अब अगर आप देखोगे जो इंडिया है, सही लग रही है, सही है, जो इंडिया है वो एशिया के अंदर लाई कर रहा है, तो वो जिस पार्ट पर इंडिया लाई कर रहा है वो पार्ट तो एशिया का ही है ना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ए है वो बी के अंदर लाई कर रहा है सारा, तो ए जिस एरिया के ऊपर लाई कर रहा है वो एरिया तो बी को ही बिलोंग करता है ना। हाँ या ना? जिस एरिया के ऊपर ए बी के एरिया के ऊपर लाई कर रहा है वो एरिया बी का ही तो है। यस और नो? तो सम बी इज ए बी बिल्कुल सही होगा। क्या समझ में आए? पहले दोनों सही होंगे। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड की। ओके, चलो यहां तक क्लियर है सबको पहले दो। अब आगे बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या है? ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए। बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। क्योंकि यहां पर बेटा सारा का सारा बी ए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये ए को ब्लॉक नहीं करता, इसलिए ये वाला कंक्लूजन आपका रॉन्ग है। सर आर यू नॉट ऑडिबल? दरअसल आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैं ऑडिबल नहीं हूं आपको? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? दरअसल आपको क्यों नहीं आ रही बेटा फिर? मे बी नेट इश्यू ऑन योर साइड। ठीक है, चलो पहले दोनों सही है, तीसरा गलत है। अब सर ब्रेक होकर आ रही है। ओके, You are now muted. You are now unmuted. अभी वॉइस क्लियर है? एक बार थम्स अप करो फटाफट से शरणदीप और दरअक्षण। ओके, दरअक्षण देखो, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए अगर आप देखोगे तो क्या सारा का सारा बी ए है? आपको वेन डायग्राम देख के बताओ, लग रहा है क्या ऐसा? वेन डायग्राम देख के बताओ दरअक्षण, क्या लग रहा है ऐसा ऑल बी इज ए? दरअक्षण, दो चीजें आपके पास यहाँ पर जज करने के लिए, एक तो स्टेटमेंट है और एक वेन डायग्राम है, ठीक है, इसलिए आपका थर्ड वाला रॉन्ग है, क्योंकि क्लियरली वहां से विजिबल है कि सभी का सभी भी ए नहीं हो सकता। उसके बाद ये जो फोर्थ वाला है आपके सामने लिखा हुआ, ये जो फिफ्थ वाला है, ये जो सिक्स्थ वाला है, ये जो सेवेंथ वाला है, ये सारे के सारे रॉन्ग है। इसका एक रूल है, बाकी लॉजिकली भी मैं बताता हूं, सुनो। ठीक है, सुनो ध्यान से। पहली चीज, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है इसका नेचर क्या है बेटा? इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यूनिवर्सल तो ठीक है, बट सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव है। तो एक रूल लिखो कि अगर दिए हुए सारे स्टेटमेंट्स, mark my words, if all the given statements are positive then none of the negative conclusions will be followed, ठीक है, and vice versa is also true। क्या रूल बताया मैंने? अगर if all the given statements, if all the given statements are positive then none of the negative conclusion will follow। क्या ये पॉइंट समझ में आया?
हाँ राजू राघव रिपीट करता हूँ, इस पॉइंट को लिखना आप लोग। इफ ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स, इफ, हाँ लिखो लिखो नेहा लिखो, इफ ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स if all the given statements are positive, then none of the negative का मतलब क्या होगा बेटा वहां पे, नॉट, नॉट, नो, नो, ये सारे कैसे साउंड कर रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। देन नन ऑफ द नेगेटिव कंक्लूजन विल फॉलो एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, अगर सारे के सारे स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तो कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अब सुनो ऐसी बात क्यों होती है, पहले एक बार बताओ मुझे, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब एक बात सुनना यहाँ पे ध्यान से, सर वॉइस ब्रेक हो रही थी, चलो एक काम करते हैं नेहा, एक काम करते हैं हम लोग क्लास को ना, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, हम वापस से इसको एक बार वापस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी ब्रेक करके आगे नहीं बढ़ना चाहता, अभी थोड़ा सा नेट में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं इसी पॉइंट से वापस से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सम बी इज नॉट ए तो सही होगा या गलत सर? वीना रविंद्रन एक रूल बोला है, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। सम बी इज नॉट, जहां भी नॉट या नो आ गया, रिपीट सर लास्ट टाइम प्लीज, मैं ये बोल रहा हूं जहां भी नेगेटिव हो रहा है, जहां भी नेगेटिव हो रहा है, वो आपका जितने भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट पे कभी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अरे मैं जब बोल रहा हूं लिख लो, अभी मैं लॉजिक बता दूंगा इसका। इसके बारे में अभी बहुत डिस्कशन करना है। ट्रू किसी चीज को तब बोलते हैं बेटा, अभी एक तो वॉइस का भी डिस्टरबेंस हो रहा है, और देखो सुनो यहां पर बात, अगर वॉइस ब्रेक हो रही है सुन लो इधर एक बार, देखो यस शरणदीप, हमने क्या बोला, ऑल ए इज बी। बेटा इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेट का बहुत दिक्कत आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है नेट का, ठीक है। तो अभी की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि वॉइस भी ब्रेक हो रही है मेरी, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखने में भी नहीं आ रहा, बहुत देर में वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं इसको वापस से इसी वाले पॉइंट को पूरा रिपीट करूंगा, ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन को मैं पूरा रिपीट करूंगा, ओके। रिलैक्स रहो, बिल्कुल 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 मैं पूरा रिपीट करूंगा इसे, ठीक है। रिलैक्स रहो आप लोग, वो आपका टेंशन नहीं है, आपको क्लियर करनी मेरी जिम्मेदारी, वो मेरा हेडेक है, ठीक है। थोड़ा नेट की दिक्कत है, इसको नेक्स्ट क्लास तक बिल्कुल खत्म कराना है हमें दिक्कत को, और अपना जो भी पॉइंट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे, चलो। You are now muted.